नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज एक बार फिर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया दिल्ली के अंदर स्कूलों की फीस मनचाही बढ़ाई जा रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने ये कहा, चूँकि दिल्ली के अंदर अधिकतर स्कूल प्राइवेट बीजेपी के नेताओं के हैं और इसलिए बीजेपी अपने नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्कूलों पर अंकुश नहीं लगा रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से दिल्ली के स्कूलों का नया सेशन शुरू हो चुका है और उसके बाद से ही लगातार राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि जब तक दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रही तब तक हमने प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगा कर रखा और हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, जिससे माँ बाप पर बोझ ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के आज बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई। हालांकि सरकार की तरफ से खुद शिक्षा मंत्री आशीष सूद सामने आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर किसी भी स्कूल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, ना ही किसी स्कूल की फीस बढ़ने दी जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ना तो वो फीस बढ़ाएंगे और ना ही माँ बाप पर ज़बरदस्ती अपने यहाँ से किताबें खरीदने और स्कूल की ड्रेस खरीदने का कोई ऑप्शन देंगे। ऐसे में दिल्ली के अंदर पूरा माहौल गरमाया हुआ है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पावर कट को लेकर बीजेपी पर हमला किया था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि दिल्ली में लगातार बिजली का पावर कट हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है, जिसमें दिखाया कि दिल्ली के अंदर पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी ठीक से गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत शुरू हो गई। यानी 3 मेन जो मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी सत्ता पर रही, उन तीनों पर अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर भारत के लोग भीषण गर्मी के प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक ऐसी भविष्यवाणी आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल अप्रैल का अभी शुरुआती दिन है और अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही उत्तर भारत के कई इलाकों में ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है कि मानो लू जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो। और इसी जिस तरीके से मौसम में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी एक भविष्यवाणी जारी की गई है जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। इस मैप के जरिए देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है फिलहाल उसके अनुसार हम आपको यह बताएंगे कि आने वाले 2 से 3 दिन में कहां पर भयंकर लू चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और लू को लेकर रेड अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। तो सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, ये वो इलाके हैं और इसके साथ साथ कुछ इलाके मध्य प्रदेश में भी है जहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी जो तापमान है वो 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने यहां जताई है। और इतना ही नहीं, अगर आप पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करेंगे और इसके साथ उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं जो दिल्ली से सटे एनसीआर में, वहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया है। यहां पर भी मौसम विभाग का कहना है कि जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टच कर सकता है। वहीं अगर आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर लोग सोचते हैं अमूमन कि हम गर्मियों में जो है पहाड़ पे चले जाते हैं, वहां पर हमें गर्मी से राहत मिलेगी, तो इस बार ऐसा भी नहीं होने वाला। अगले 2 से 3 दिन के लिए अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। यहाँ पर भी लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और यही जो चीज़ है वो उत्तराखंड में भी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो तापमान है जो अभी बने हुए वैसे ही बने रहेंगे, वहाँ पर लू चलने की कोई स्थिति नहीं है। तो यानी कुल मिला के अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी अपने पैर पसारने लगी है और भयंकर गर्मी का सामना अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं उत्तर भारत के, वहां पर लोगों को करना पड़ सकता है इसका सामना। और इसको लेकर जो है आप ये कह सकते हैं कि अब 40 डिग्री के गर्मी का टॉर्चर सहन उत्तर भारत के लोगों को करना पड़ सकता है अगले 2 से 3 दिन तक। लेकिन उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़रूर आ रहा है जो बहुत ही मामूली उसका असर जो है उत्तर भारत के इलाकों पर पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 अप्रैल के बाद से मुश्किल से जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन जो टेम्परेचर अभी ऐसा बना हुआ है ऐसा ही बना रहेगा और आने वाले दिनों में भयंकर गर्मी ऐसे ही लोगों को परेशान कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर।
लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वो आज सुबह तकरीबन 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुँचे और बिहार के बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होंगे। वो वहाँ के युवकों के साथ संवाद करेंगे, नौकरी के विषय में उनसे चर्चा करेंगे। पदयात्रा में युवाओं से नौकरी और बेरोजगारी पर, पलायन पर, उस विषय पे वो चर्चा करेंगे। उसके उपरांत राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद राजधानी पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में वो अपने कार्यकर्ताओं एवं विधायक के साथ चुनाव को लेकर उस विषय पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि इसी वर्ष साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं विधायक के साथ चर्चा करेंगे और कांग्रेस को किस प्रकार से बिहार में मजबूत किया जाए इसको लेकर इस चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का ये बिहार में 2 महीनों में तीसरी बार ये दौरा कर रहे हैं और इसके उपरांत वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति तय करेंगे कि बिहार में कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस एक तरफ से विलुप्त हो गई है, बिहार में कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने 2 महीने में ये तीसरी बार बिहार का दौरा किया है। इधर बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जिस भी राज्य में पदयात्रा करने जाते हैं, कांग्रेस और धरातल में जा रही है। कांग्रेस के लिए जितना भी ये पदयात्रा कर लें, कांग्रेस बिहार में कभी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे हावी होते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी को इस बार बिहार दौरे से कांग्रेस को बिहार में कितना फायदा होता है, ये आने वाले समय बताएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़ पटना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड के देहरादून में आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना आज दोपहर में देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के सिंघली वाला नामक स्थान पे हुआ, जहाँ पे एक बस और एक लोडर वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में बस में सवार 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पे ग्राफिक अस्पताल में 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही देहरादून के SSP अजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है और घायलों का इलाज कराया जा रहा है। जो घायल हैं उनके नाम, पते और स्थान को पुलिस जांच पड़ताल में ले रही है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना का कारण लोडर वाहन का अचानक बस के सामने आ जाना रहा, जिसकी वजह से बस खुद को नियंत्रण नहीं कर सकी और सीधे लोडर वाहन से जा टकराई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। देहरादून में बहुत तेज़ी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई है। SSP देहरादून लगातार इसको लेकर के होमवर्क करते दिखाई पड़ते हैं। तमाम चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है और कई जगह फ्लाईओवर्स पे वन वे सिस्टम भी लगाया गया है। लेकिन अभी भी देहरादून के जो ग्रामीण इलाके हैं, जिनमें भारी ट्रैफिक का दबाव है और वहाँ पे ट्रैफिक बेहद अस्त व्यस्त होता है और इसकी वजह से बहुत तेज़ी से बेतहाशा दुर्घटनाएँ हो रही हैं। पुलिस को शायद अब ग्रामीण क्षेत्रों पर भी काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा, तभी शायद इस परिस्थिति से बच सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ध्यान क्या ग्रामीणों या ग्रामीण देहरादून की समस्या पे जाता है या नहीं। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। में हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की जो तमाम तरह की जो यात्राएं होती हैं उसके लिए कहीं ना कहीं यातायात विभाग अब सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे हम चार धाम यात्रा की बात करें या फिर कावड़ मेले की बात करें या फिर 2027 में होने वाले कुंभ मेले की बात करें, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अभी से ही कहीं ना कहीं परखनी शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि यातायात के जो निर्देशक हैं नपच्याल, उन्होंने साफ तौर पर एक बैठक हरिद्वार के अंदर ली, और हरिद्वार में जो बैठक ली है उसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे, एसएसपी उसमें मौजूद रहे, और इसके साथ ही जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद रहे। और नपच्याल ने कहीं ना कहीं सभी जो व्यवस्थाएं हैं सभी व्यवस्थाओं को जांचा है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा केंद्र है कि जहां पर तमाम जो यात्राएँ शुरू होती है, चाहे हम चार धाम यात्रा की बात करें वो हरिद्वार से शुरू होती है, यानी कि हरिद्वार से ही होकर कहीं ना कहीं चार धाम को यात्री जाते हैं। और इसके साथ यदि हम कुंभ मेले की बात करें, क्योंकि 2027 में कुंभ मेला हरिद्वार के अंदर होना है, वो भी कहीं ना कहीं हरिद्वार के अंदर ही होता है। और इसके साथ ही जो कावड़ मेला है वो भी कहीं ना कहीं हरिद्वार से शुरू होता हुआ नीलकंठ तक पहुंचता है। तो इसी तरीके से देखेंगे कि तमाम जो यात्राएं हैं उनका मुख्य केंद्र जो है हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार में यातायात की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, उसको लेकर आज जो निदेशक हैं, यानी कि कहा जाए यातायात डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे जो व्यवस्थाएं हैं उनको परखाया और निरीक्षण किया है। और इसके साथ ही जहां पर इस तरह की दिक्कतें थी, जहां पर पार्किंग की व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए, और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वाहन पार्क करने की कोई दिक्कत ना हो, जाम का झाम ना झेलना पड़े, उसके लिए तमाम तरीके की जो तैयारियाँ हैं उनको व्यवस्थित करने के निर्देश भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब चार धाम यात्रा चलेगी, क्योंकि चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है, और इसके साथ ही देखिएगा कि कावड़ मेला भी कहीं ना कहीं हरिद्वार में होता है, और उसके बाद 2027 में कुंभ का मेला है। तो इसको देखने की वाली बात यही होगी कि पुलिस और यातायात विभाग किस तरीके से अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारता है और कितना फायदा उसका इन यात्राओं में देखने को मिलेगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 6 साल के मासूम बच्चे के साथ जो है रेप करने का मामला जो है सनसनीखेज जो है मामला आया है। बता दें कि आपको ये बच्ची जो है कन्या भोज के लिए जो है अपने सहेलियों के साथ जो है भिलाई दुर्ग जो है निकली थी। इस बीच जो है बच्ची जो है लापता हो गई। लापता के बाद जो है खोजबीन किया गया, मगर बच्ची नहीं मिली। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद जो है बच्ची की जो है लाश एक कार में मिली, और कार में मिलने के बाद पुलिस पहुंची और पहुंच करके शव को अपने कब्जे में ली। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि बच्ची के साथ जो है दरिंदगी की हद पार कर दी गई है। 6 साल के बच्ची के साथ जो है रेप किया गया है। इसके साथ ही उसके शरीर पर जो है गहरे चोट के निशान मिले हैं। इसके साथ ही प्राइवेट पार्ट को जो है सिगरेट से जो है जलाया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। इस पूरे मामले को लेकर के जो है 3 आरोपियों को जो है हिरासत में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही। वही इस पूरे मामले को लेकर के तनातनी का माहौल है। पूरे इस मामले को लेकर के संदिग्धों को लेकर के जो परिजन है वो जो है कार पर जो है तोड़फोड़ की। इसके साथ ही उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वही इस मामले को लेकर के तनातनी का माहौल पड़ गया, और आरोपियों को लेकर के उसके घर में पथराव भी हो गया। पूरे इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ को जो है पूरी तरीके से घटना ने दहला दिया है और राजनीतिक रूप भी ले लिया है। वही इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था, कन्या भोज किया जाता, उस समय एक छोटी सी मासूम के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। कहीं न कहीं ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे तमाम प्रकार के आरोप लगाए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के और कितने आरोपी हैं, और जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है कहीं न कहीं ये झकझोर देने वाला है। और इस मामले पर जो है 3 आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं। अब देखना ये होगा आगे पुलिस उन आरोपियों से पूछताछ करती है और आगे क्या
सामने निकल करके सामने आता है तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल के साथ शंभू राय, जगह 24 न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा बैंक है जहां रुपए पैसे धन दौलत नहीं बल्कि राम नाम की पूंजी जमा की जाती है। विश्व भर में इस बैंक की 136 शाखाएं खुली है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के डभरा में यह सीताराम नामक बैंक संचालित है, जहां लोग अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं और राम की नाम से जुड़ते हैं। और यहाँ इस बैंक में एक पुस्तिका दी जाती है मुफ्त में, जिसको भक्त अपनी राम नाम की जो पूंजी है उसको लिख करके जमा करते हैं। इस बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है तो राम नाम की अलग जगाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अभियान से जो लगातार लोग राम की नाम से जुड़ रहे हैं, वो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उद्देश्य से जुड़ रहे हैं, अलग जगाने के उद्देश्य से जुड़ रहे हैं। वहीं इस डभरा में एक शिक्षक जो बालेश्वर शर्मा है, लगातार कई वर्षों से इस अलग को जगाने में जुटे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ चूंकि भगवान राम के ननिहाल है और लगातार जो छत्तीसगढ़ में भगवान जो राम को लेकर के छत्तीसगढ़ के लोग राम को अपनी भांचा भी मानते हैं, जिसको लेकर के जो आस्था लगातार भगवान राम के ऊपर बनी हुई है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के लोग भी लगातार भगवान राम की नाम लिख करके और अलग जगाने में इस अभियान में जुड़े हुए हैं। लगातार कई वर्षों से यह संचालित है, इसमें हजारों लाखों लोग इस अलग जगाने में जुटे हैं और भगवान राम नाम की जो पूंजी इस बैंक में जमा करते हैं इसमें लोग पहुंच रहे हैं और कई दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। और इस स्थान में डबरा में जहां सीताराम नामक जो जगह बना हुआ है, यहाँ एक राम सीता की एक मंदिर भी बनी हुई है। मंदिर इस जगह के बनी हुई है जहां दर्शक लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ जिस जगह में वह बहुत अच्छा और सुंदर जगह है। यहाँ पहुंचने से लोगों का कहना है कि मन को आनंदित और एक शांत वातावरण का अनुभूति होता है, जिसको लेकर लगातार लोग आस्था रखने वाले पहुंचते हैं और भगवान राम की जो पूंजी जमा करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से इस अभियान में जुड़े हुए हैं। विपत सारथी, JK 24/7 न्यूज, पेंड्रा, छत्तीसगढ़। देश के वाराणसी से एक बार फिर झकझोर देने वाली खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर एक एथलीट के साथ में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि 18 वर्षीय युवती के साथ 23 लड़कों ने गैंग रेप किया है, जिसके बाद जो पीड़िता है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला है, जहां पर एक लड़की 29 मार्च को अपने काम से जा रही थी, तभी उसका एक परिचित युवक राज नाम का उसको मिल गया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उस गाड़ी में पहले से ही कई अन्य लोग भी सवार थे, जिसके बाद वो उस युवती को एक होटल ले गए और वहां पर उसके साथ जो बारी बारी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके अश्लील वीडियो बनाए। जिसके बाद उन जो दरिंदे थे उनका मन नहीं भरा, उसके बाद अपने अन्य परिचितों को बुलाया और उस जो पीड़िता थी उसको वो अन्य होटलों में ले गए और उसके साथ अन्य लड़कों के साथ उन्होंने अश्लील वीडियो बनाए और बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। हालांकि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर वाराणसी की लालपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें 12 नाम दर्ज और 11 अज्ञात लोगों को शामिल किया है। हालांकि पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, साथ ही साथ जो ताबड़तोड़ दाबिशें हैं वो भी लगातार दी जा रही हैं और दाबिशों के दौरान ही पुलिस ने जो 6 आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और जो अन्य आरोपी फरार हैं उनकी तलाश में भी जो वाराणसी पुलिस है वो जुटी हुई है। लेकिन इस घटना के बाद जो पीड़िता के पिता हैं उनकी भी हालत बिगड़ गई है और पीड़ित परिवार बहुत सहमा हुआ है।
पीड़िता की मां ने यह भी बताया है कि जो दरिंदे थे वो बेटी को घर नहीं आने दे रहे थे और लगातार बेटी को धमकियां दे रहे थे कि जो वीडियो है वो उनको वायरल कर देंगे। इस घटना के बारे में उन्होंने किसी को अपना मुंह खोला या कोई जानकारी बताई तो इन जो वीडियो हैं सारे उनको वायरल कर देंगे। वहीं जो पीड़िता है वो उसकी पीड़िता ने अपनी माँ को भी बताया था कि जो दरिंदे थे वो लगातार उसके हाथ पकड़े हुए थे और मुंह भी दाबे हुए थे, जिससे कि जो चीख है उसकी वो बाहर तक ना पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दरिंदे हैं उन्होंने दरिंदगी की इंतहा पार की थी, जिसको लेकर जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस के पास गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है और जो 6 लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो अन्य लोग फरार हैं उनके लिए भी पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो 7 दिन तक जो पीड़िता थी उसको कहां रखा, क्या क्या उसके साथ किया, कितने लड़कों ने रेप किया और कहां ले गए थे, इन सभी पहलुओं पर वाराणसी जांच कर रही है। वाराणसी JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। फिर एक बार कर्नाटक में नाटक शुरू होने जा रहा है। 7 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी मैसूर से जन आंदोलन प्रोटेस्ट फिर शुरू करने जा रही है। मैसूर से लेकर बीदर, चामराजनगर 3 मई तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन प्रोटेस्ट करने का मकसद जो नंदिनी दूध हो या डीजल में हो, यानी कि जो कीमतों में इजाफा राज्य सरकार ने किया है उसी को देखते हुए और साथ ही मुस्लिम रिजर्वेशन जो 4% जो ठेकेदारी में कांग्रेस सरकार सिद्धरामैया सरकार ने की है उसके खिलाफ 7 अप्रैल से प्रोटेस्ट होने जा रहा है। अब ये देखना होगा कि सिद्धरामैया सरकार को फिर एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश में है। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है आने वाले दिनों में देखना होगा। ऐसे वक्त में जो 16 तारीख को सीएम सिद्धरामैया बीदर के दौरे पर हैं, 17 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जन आंदोलन स्ट्राइक बीदर में होने जा रहा है। फिर 16 तारीख को सीएम सिद्धरामैया बीदर के दौरे पर हैं। वहां पर बीदर में डेवलपमेंट वर्क शंकुस्थापना करने की भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 16 अप्रैल को सीएम सिद्धरामैया बीदर के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिद्धरामैया सरकार को फिर एक मर्तबा घेरने का काम कर रही है। अब ये देखना होगा कि इस महंगाई के दौर में जो कर्नाटक की जनता पे बोझ पड़ रहा है, आखिरकार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कितना सफल रहते हैं आने वाले दिनों में देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक राज्य की जनता फिलहाल एक उलझन में है कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि जो महंगाई है आसमान छू रही है, इसको लेकर जनता बहुत परेशान है। यहाँ तक कि जो जमीनी सतह पे जो रोजमर्रा की जिंदगी करता है, जो ऑटो रिक्शा से लेकर जो कारोबार करता है, छोटे मोटे कारोबार वाले कर्नाटक में बहुत कारोबार को लेकर बहुत परेशान है। अब ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसका क्या रिजल्ट निकलता है आने वाले दिनों में मालूम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर बेंगलोर। पंजाब के अंदर सरकारी शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आज शिक्षा क्रांति का दिन पंजाब सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया था। कारण साफ था, क्योंकि दिल्ली मॉडल को पंजाब के अंदर अपनाए जाने के बाद पंजाब में जितने भी नए स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए हैं, आज वो सभी स्कूल आम जनता और बच्चों को समर्पित कर दिए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज खुद शहीद भगत सिंह नगर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए स्कूल ऑफ एमिनेंस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। और इस दौरान उनके साथ पंजाब के आम आदमी पार्टी के इंचार्ज और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के अलग अलग मंत्री आज पंजाब के अलग अलग शहरों में उद्घाटन करते हुए नजर आए, जिसमें आज पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने करीब करीब 6 जगह पर जाके स्कूलों का उद्घाटन किया। इसके अलावा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वो संगरूर के सुनाम के अंदर नए स्कूल का उद्घाटन करते हुए नजर आए। आज
जिस तरीके से शहीद भगत सिंह नगर में आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीनियर नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे, तो उन्होंने इस दौरान साफ कहा कि पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब के सभी स्कूल शिक्षा के साथ साथ जितनी सुविधाएं चाहिए वो सुविधाओं से पूरे तरीके से लैस रहेंगे और अब पंजाब के आम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से वित्तीय रूप से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्कूल ऑफ एमिनेंस और पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति पर विपक्ष ने सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया ने ये जरूर कहा कि अब बीजेपी को दिल्ली के स्कूलों की चिंता करनी चाहिए। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी स्कूलों को नंबर 1 बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। वक्फ बिल के बाद उद्धव की हुंकार, जमीन पर भगवा या फिर बिल्डर। नमस्कार, मैं हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हाजिर हूं JK 24/7 न्यूज के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। सवाल अब सिर्फ धर्म का नहीं है, सवाल है जमीन का और उस नीयत का जो धर्म की वोट मिडलिंग और डीलरों तक जा पहुंची है। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया, लेकिन सबसे तेज जवाब आया उद्धव ठाकरे से, जो कह रहे हैं ये वक्फ नहीं है, ये वसूली बिल है। ठाकरे ने सीधे आरोप लगाया कि वक्फ बिल के नाम पर सिर्फ मुस्लिम ट्रस्ट नहीं, बौद्ध विहार, जैन मंदिर और हिंदू ट्रस्टों की संपत्ति पर भी सरकार की नज़र है। क्या भाजपा सच में रामराज लाना चाहती है या फिर राम नाम के आड़ में जमीन से चुनावी खजाना भरना चाहती है? ठाकरे ने कहा भगवान राम वनवास चले गए थे, पर ये लोग हर गली में अपने लोगों को बसाने में लगे हैं। क्या वक्फ बिल किसी बड़े रियल एस्टेट मास्टर प्लान की भूमिका है? सरकार कह रही है इस बिल से पारदर्शिता आएगी, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या ये पारदर्शिता केवल पार्टनरशिप विद बिल्डर के लिए है? जब श्रद्धा से बड़ी सौदेबाजी हो जाए, जब आस्था से बड़ी अधिग्रहण नीति बन जाए, तो फिर भगवान के नाम पर नहीं, भगवान की जमीन पर राजनीति होती है। उद्धव ठाकरे ने शंखनाद कर दिया है, देखना होगा बीजेपी किस तरीके से पलटवार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज, मुंबई।